भगवान श्री राम का चरित्र समझिएगा 4 लाइनों में। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। तो जब हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई संघर्ष आता है, जिनकी पूरी जीवन यात्रा में आप देखेंगे उनकी कहानियों में संघर्ष ही रहा। ये कविता के अंत में पंक्तियां आती हैं और ये बताते हैं कि जैसे ही आपके मन में आएगा नहीं हम कहीं नहीं टिक सकेंगे, जो उनके साथ ऐसा हुआ तो नहीं टिक सकेंगे, और जैसे ही आपने कहा नहीं टिक सकेंगे, अरे तब तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूं। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में 2 चीजें आपको रखनी चाहिए, विश्वास और अभ्यास। मोती चुनने वाला कोई तट पर कभी न मिलता है, मोती चुनने वाला कोई तट पर कभी न मिलता है, मन लहरों सा ऊपर कर लहरों के भीतर चलता है। वो लाखों की डिग्रियां ले लेके रॉकेट मिसाइल बनाते हैं, युद्ध के मैदानों में खुद को पावर हाउस बताते हैं। मैं ना युद्ध के मैदानों में ना दुकानों पे बिकता हूँ, एक सरल सा कवि हूँ, किताबें लिखता हूँ। और आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ हैं जो सरल से कवि हैं, अपनी किताबों से बच्चों के जीवन में सरलता भरते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं और उनको ऐसी चीज़ें सिखाते हैं कि वो कभी भी घबराए ना, डरे ना। नाम है कवि संदीप द्विवेदी, भोपाल के रहने वाले हैं और अपनी किताबें, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिससे वो इतनी मोटिवेशन लोगों को दे चुके हैं कि आज के एस्पिरेंट्स कहते हैं कि इन किताबों को पढ़िए और देखिए कि आप में क्या जज्बा आएगा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि किताबें ही क्यों? किताबें ही क्यों? किताबें तो आप दरअसल जब आप कुछ पढ़ते हैं, जब आप किताबों को, शब्दों को आप छू पाते हैं जो आपके जहन में हैं, उन शब्दों को कहीं पर उतारा गया होता है एक पैटर्न में, एक काव्य के रूप में या कि एक लेख के रूप में। तो जब शब्द इकट्ठा होते हैं तो मंत्र बन जाते हैं। तो जब जैसे कोई है, जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ जैसे कोई पंक्ति है, उसमें जितने भी शब्द हैं अलग अलग अगर आप देखें तो अलग अलग हैं, लेकिन जब उसको इकट्ठा कर दें तो सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर इसमें लहर, नौका ये सब अलग कर दिया जाए तो इनका अलग प्रभाव है, और जब इनको इकट्ठा करके एक फॉर्म में रख दिया जाता है तो मंत्र जैसा हो जाते हैं। और जब इनको आप पढ़ते हैं तो एक उसका अलग ही फील आता है, आप उसको इमेजिन कर पाते हैं, उसकी एक इमेज बना पाते हैं और अपने मन के मुताबिक वो कविता जो है आपको प्रभावित करती है, जो जिस कंडीशन में है उससे निकलने के लिए आपको प्रेरित करती है। किताबें तो पढ़ना चाहिए। आपने क्यों सोचा कि मैं किताबें लिखूं? मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो कुछ भी नहीं सोचा था। वैसे मैं इस किताब में ये भी मेंशन किया हूँ कि मेरी देवी जी हैं, मैंने उनसे ये कहा कि आज डिजिटल के ज़माने में जिस दौर में हैं हम, वहाँ पर किताबें कौन पढ़ेगा। उनका ये सवाल था कि आपने किताबें क्यों नहीं लिखी। तो मैंने कहा कि डिजिटल ज़माने में कौन पढ़ता है, चूँकि मेरा यूट्यूब चैनल है और वहाँ पर मैं कविताएँ सुनाता हूँ लोगों को, तो वो ठीक था। तो उन्होंने कहा कि अगर हर कोई ऐसा सोचने लगेगा तब तो सारे लाइब्रेरी बंद हो जाएंगी, हाँ, वो तो फिर कोई अस्तित्व नहीं रहा किताबों का। तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा करूँ कि जितनी भी कविताएं लिखी हैं उसका एक कलेक्शन मैं तैयार करूँ, और इस तरीके से तैयार करूँ कि जो एक रोने से कुछ होता है क्या, यानी मतलब एक मोटिवेशन का पूरा एक कलेक्शन बनाऊँ, वही एक किताब है। नहीं, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये किताब लिखनी पड़ी कि रोने से कुछ होता है क्या? ये तो टोटल कविताएं जो है मेरी मोटिवेशनल हैं, कहीं ना कहीं जो छात्रों को मोटिवेट करती हैं, युवाओं को मोटिवेट करती हैं, उनके लिए रास्ता दिखाती हैं। तो कलेक्शन है, तो बस वो मैंने अपना बनाया, और बिकॉज ऑफ माय वाइफ, वो मेरी धर्मपत्नी जी हैं, उनके थ्रू मेरे अंदर ख्याल आया कि हाँ मुझे लिखना है। क्योंकि जैसा मैंने सुना था आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स के इर्द गिर्द किताबें लिखते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। जी जी। तो आप कितना इस शब्द को मानते हैं, रोने से कुछ होता है क्या? क्या सच में जो बंदा रोता है, जो इंसान रो रहा है, क्या वो वीक है? नहीं नहीं नहीं, कई बार क्या होता है, कई सारी चीज़ें एक साथ आपके सामने आती हैं। आप सिर्फ तैयारी जब करते हैं ना, तो आप खाली अकेले तैयारी नहीं कर रहे होते, कई उम्मीदें आप पे टिकी होती हैं, आपके घर की, आपके शिक्षक की, आपकी स्थितियों की, बहुत सारी चीज़ों के साथ में आप लेकर के पूरा बैठे रहते हो। उस समय पे एक छोटी सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी गिरते हैं
तो हमें दुख होता है। लेकिन ये जीवन का क्रम है, ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा होता रहेगा सफलता की राह में जब बढ़ेंगे। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शब्द आपकी ताकत बनते हैं। जो शब्दों से बनी कविताएं हैं, शब्दों से बने लेख हैं, वो आपको ऊर्जा देते हैं कि यदि आप गिर गए हैं, यदि आपका मन टूट रहा है, जैसा कि आपने कहा मन घबरा रहा है, तो उस समय पे आपके भीतर ये ऊर्जा भरते हैं। तो इस तरीके से वो उनके काम आते हैं। तो पर इस सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स रोते हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी तैयारियां कर रहे हैं बट वो उनको हासिल नहीं हो पा रहा जो वो चाहते हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो इस किताब में ऐसा कुछ है कि लड़के रो भी सकते हैं और अपनी दुख दर्द को वो बांट सकते हैं, तो आपने उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही, ये जो आप जो टाइटल सुन रहे हैं, ये मेरी कविता का टाइटल है। उसमें यही कि आप क्यों नहीं रोते भाई, भगवान तक रोए, उनकी यात्रा में, उनके सफर में कितना सब कुछ रहा, उतार चढ़ाव रहा। तो बस कहीं ना कहीं हमारे ऊर्जा बनती हैं। जैसे मैंने ये लिखा कि आपने किताब के बारे में पूछा, इसमें कुछ है, ये इसका टाइटल ही है और मैंने बताया कि पूरी किताब ऐसी ही है। तो इसका जो टाइटल रोने से कुछ होता है क्या, मैंने पंक्तियां इस तरीके से इसमें हैं कि मिलना था जो नहीं मिला, जो आपने कहा कि सब कुछ थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला वो। मान लीजिए भाई आप चाह रहे थे, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया, रह गए आप, तो दिक्कत क्या है? मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? अब इसकी जैसे अगली पंक्ति है कि नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। किसी को भी आसानी से कुछ नहीं मिलता, एक कीमत चुकानी पड़ती है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब तो रहेगी। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? तो ये कैसी लगी आपको, कविता कैसी लगी? भीतर से ऊर्जा आई, तो बस यही विद्यार्थियों के लिए इसी तरह से काम आती है। नहीं तो आपने इतनी एकदम डेप्थ में जाके कविता लिखी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, वो जी जी। तो ऐसा कुछ इतिहास है आपका जो यूपीएससी से जुड़ा हुआ हो, जो तब आपने ऐसी कविता लिखी है? सिंपल सी बात है कि जब आप कुछ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे बहुत कुछ को रिलेट करता है, जुड़ा रहता है। मैंने भी तैयारी करी है और नहीं हो पाया, एक प्रयास किया और चलता रहता है। तो वो जो भीतर कुछ भी चलता है, और लोग हैं तो सबके अपने अपने तरीके हैं कि चाहे तो कहीं हो गया, छोड़ो कुछ भी। मेरे पास जो हुआ, जो मैं पीड़ा वो था, वो मेरी यहाँ पे, मैं उसे पन्ने पे उतारता था, जो सीखता था, जो महसूस करता था। और सच कहूँ तो अगर आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, इस किताब के साथ बैठा हुआ हूँ, तो इसमें सारी किताबें मेरी वही भावनाएं हैं। मैंने इसमें लिखा भी है कि इस किताब को सिर्फ एक विद्यार्थी मन ने लिखा है, जिसने हार देखी है और उसके साथ में अपने आप को संभालने की कोशिश की है। जो करना चाहता था, जो थोड़ा बहुत जहाँ सपने इधर उधर हुए, उसके साथ ये सब चीज़ों को, सारा जो अस्त व्यस्त माहौल है, उसको लेकर के आपके सामने बैठा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ है, तभी शायद कुछ ऐसा आ पा रहा होगा जो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं टच करता है। उनको लगता है कि शायद ये मेरी बात है कहीं से भी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स भले ही यूपीएससी फील्ड में ना जाए, पर उसके अलावा वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर देते हैं ना कि मतलब लोग देखते हैं कि अच्छा ये यूपीएससी एस्पिरेंट था। मतलब आपने किताब लिखी, आपने कितनी भावनाओं से लिखी, ये सब भी उस वक्त मैटर करता है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है मैम कि जैसे जब आप एक बार, आपका हो ना हो ये अलग विषय है, लेकिन आप उससे जो ले पाते हैं ना, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि सर नहीं हुआ तो फिर ये तैयारी करने का क्या मतलब? मैं उनसे कहता हूं कि इस तैयारी करने के बाद जो तुम हो चुके हो, वो सोचो कि तुम्हारे पूरे जीवन में इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। आप सोचें कि हम तैयारी के बाद पहले कैसे थे। तैयारी के पहले हमें कुछ भी नहीं पता है, हमारा देखने का नज़रिया बिल्कुल सीमित था। और जब हमने तैयारी करी, नहीं हुआ भाई, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 4 नंबर से रह गया थोड़ा, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, तो वो जो नज़रिया विकसित कर लेता है उसको तैयारी करते हुए, वो जो उसके साथ जीवन भर रहता है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और जब आप उस नज़रिए के साथ आगे बढ़ते हैं, उस उपलब्धि के साथ जो आपने हासिल की है पढ़ करके,
तो उसके साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कहीं पर भी अगर वो नहीं हुआ तो कुछ और होगा, लेकिन जो भी होगा बेहतर, जैसा कि आपने कहा कि कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे मैम। बिल्कुल। तो सर, आपने 12th फेल के बारे में सुना होगा। बिल्कुल 12th बिल्कुल। फेल कितनी, और मनोज सर की इतनी बड़ी कहानी है। जी जी। लोग कहते हैं कि अक्सर जो प्रेमिकाएं होती हैं वो, अगर सपोज यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनकी प्रेमिकाएं हैं, जी जी। तो क्या करते हैं कि अगर वो प्यार में पड़ जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, या फिर उन्हें मोटिवेशन नहीं आती, वो अपने लक्ष्य से अलग हो जाते हैं। आपका इस पे क्या विजन है? देखिए मैम, प्रेम का तो एक ऐसा विषय है कि सिंपल सी बात है, ये आपकी अपनी समझ होनी चाहिए कि आपको कैसा साथी चाहिए। अगर आपने गलत साथ चुना है जहाँ पे एक दिशाएं अलग हैं तो फिर वो तो मुश्किल ही है। अगर लक्ष्य एक नहीं है और आपके पास भटकाव है, अगर लक्ष्य एक नहीं है तो जो कुछ भी है भटकाव है। अगर हमारा लक्ष्य एक नहीं है, हम लक्ष्य एक होने का मतलब हम सपोर्टिव हैं। अगर लक्ष्य एक नहीं है तो फिर कोई रास्ते अलग अलग हैं और फिर भी हम खड़े रहने की कोशिश करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आपको कहानी की बात करें, आपने 12th फेल की बात की, तो देखा आपने कई जगहों पर हम थोड़ा उल्टा भी सुनते हैं कि भैया इसके इस तरह से वो थोड़ा सा उसकी दिशा दशा बदल गई और उसकी कहानी अलग हो गई। तो ये तो लोगों पर डिपेंड करता है मैम। अगर आपकी अच्छी संगति है तो आप अच्छी जगह पे जाएंगे। आपकी संगति अगर बिगड़ गई तो फिर आपकी कोई भी दिशा, चाहे प्रेम है, जिस भी विषय को ले लें आप, लेकिन जो आपका कहने का मतलब था तो उसमें भी, और चाहे दोस्ती कोई भी, अगर हमारी संगति अलग है तो फिर वो नहीं जमेगा। हमारा लक्ष्य एक जैसा होना चाहिए, और लक्ष्य एक जैसा ना हो तो हम सपोर्टिव रहें। अगर आप सपोर्टिव, हाँ तू करना चाहिए, तो उससे ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, यदि वो हमें इस तरह का सपोर्ट सिस्टम बने तो कितना अच्छा लगता है। और अगर वो नहीं है तो जब अच्छा लगता है तो कोई वो बन जाते हैं, बढ़िया, आप देख ही रही हैं। और जिनके साथ में वो नहीं हो पाता तो फिर अब क्या ही कहें, ये भी सब आप देखते हैं, दोनों दृश्य सबके सामने रहते हैं। तो आपने कभी कुछ प्रेम पे लिखा है? हाँ, प्रेम पे लिखा है। मैं बताएं। कुछ मुझे एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अपनी किताब से ही। एक लिखा था मैंने, पत्र मेरा प्यार वाला। मतलब ये मैं किसी को पत्र भेजा हूँ तो उसकी थोड़ी कीमत करना। ऐसा मैंने कहा कि वो लिखा जो कह न पाया। उस पत्र में मैं उस किसी से कह रहा हूँ कि वो लिखा जो कह न पाया, बिन कहे जो रह न पाया। भले कुछ मत भेजना पर फाड़ कर मत फेंकना, बड़ी हिम्मत से लिखा है पत्र मेरा प्यार वाला। जब मिले तो बता देना, पत्र मेरा प्यार वाला। कुछ बात आंखों की तुम्हारी, कुछ बात बातों की तुम्हारी, कुछ जो तुम्हें मैंने कहा था, जिसे बस मैंने सुना था, वही कुछ था भेजना। थोड़ा भले पर देखना, तुम पे कितना मर मिटा है पत्र मेरा प्यार वाला। जब मिले तो बता देना, पत्र मेरा प्यार वाला। तस्वीर कैसी है बताना, तस्वीर कैसी है बताना, लक्ष्य था तुमको बनाना। इससे कहीं सुंदर हो यूं तो क्या चांद का अंदाज पूछो। भले कुछ मत भेजना, बस इस तरह सहेजना कि तकिए के नीचे छिपा लेना, पत्र मेरा प्यार वाला। जब मिले तो बता देना, पत्र मेरा प्यार वाला। एक बात आखिर में कहूं, एक बात आखिर में कहूं, हाँ कहो तो ही कहूं। ये पत्र बस इतना नहीं है, बहुत कुछ लिखा नहीं है। इसमें वही तुम खोजना, भले कुछ मत बोलना, जब समझना जता देना, पत्र मेरा प्यार वाला। जब मिले तो बता देना, पत्र मेरा प्यार वाला। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। इतनी सुंदर कविता है कि इंसान ऐसे खो जाए उनके अंदर। वक्त नहीं लगता समझने में और देखने में, बट एकदम अटैच हो जाती है कुछ चीज़ें आपसे। थैंक यू। तो आप भोपाल से हैं? जी जी। तो भोपाल में इंदौर से कई बड़ी बड़ी शख्सियत निकली है। हाँ, जाकिर खान, सलमान खान, बिल्कुल। उनके पिता भी सलीम खान उनको कहेंगे। तो जाकिर खान, जैसे आपने बोला, इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतने बड़े कॉमेडियन हैं, उनके लिए कुछ लाइनें अगर आप कहें तो? बेस्ट, शानदार, जिंदाबाद, गजब। मैं तो ये कहूँगा जाकिर खान जी के लिए, जिस तरीके से अपनी गंभीरता के साथ में और एक थोड़े से हंसी के अंदाज में जो गहरी बातें कर जाते हैं, वो बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं तो मैं रीवा से आता हूं, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है।
वहाँ मेरा छोटा सा गांव है हिनौती, वहाँ से आता हूँ मैं। स्कूलिंग सारी वहीं पर हुई और फिर भोपाल में मेरा ये काम चलता है, यहाँ पर ही लिखता हूँ और यहाँ पर ही मैंने बीटेक जो है मैकेनिकल से मैंने पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग काफ़ी भोपाल से ही। तो जाकिर खान की कोई शायरी, कुछ ऐसी चीज़ आपको याद हो? एक उनका वो जो उनने कहा, मुझे उनका सीधे तौर पे तो नहीं याद है, लेकिन जो मैं शून्य पे सवार हूँ, वो गज़ब की है, वो गज़ब की है। अगर हमारी बात थोड़ी सी हम लोग उसमें प्लान किए होते तो मैं आपको सुनाता। वो बहुत ही गज़ब का लिखा हुआ है, शून्य पे सवार हूँ, बहुत ही अच्छा। और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो उनको याद, भी बहुत सारी शायरियाँ हैं, बहुत सारी कविताएँ हैं, वो जिस तरीके से जिस लहजे में पढ़ते हैं, बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जाकिर खान की बात तो हाँ, आती है हाँ। तो आंखों में आंसू ही आते हाँ, हैं। हाँ। और एक लंबा संघर्ष है उनका, वो मतलब एक प्रेरक हैं वो व्यक्ति। उन्होंने अभी एक पिता पर कविता लिखी थी, अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत खूबसूरत थी। दादाजी थे उस कविता में उनके, तो बहुत अटैच किया उन्होंने। तो आपने कुछ माता पिता पे लिखा है? हाँ, हाँ, हाँ। एक पिता पे मैंने कविता लिखी थी और लगभग शायद एक पिता पे इस तरीके से था कि ये मैंने पिता पे तब लिखी थी जब मैं पिता बना। इसकी भूमिका में बस इतनी सी बात है कि जब मेरा बेटा हुआ, देखिए होता क्या है ना कि मेरी पीढ़ी ऐसी थी, मैं जिस उम्र में हूँ तो पिता से बहुत कम बन पाती है। हम माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, पता नहीं आपके यहाँ कैसा है, पर मोस्टली ऐसा होता है कि पिता थोड़ा सा मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट दिखता है, ऐसा लगता है कि मुझे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है कि मम्मी का ज़्यादा एक वो मिलता है, तो हम मम्मी से ज़्यादा अटैच होते हैं, पिता से कम। लेकिन एक पिता जो आपको जिस तरह से प्रेम करता है, वो मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा अहम रोल है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, बस वो जता नहीं पाता। मेरे साथ भी पिताजी के साथ थोड़ा सा ऐसा ही रहा कि एक दूरी बनी रही थोड़ा सा, और कि उनका व्यवहार ऐसा ही स्ट्रिक्ट टाइप का रहा, लेकिन वो हम सबके लिए करते रहे। जब मैं पिता बना तब मुझे समझ में आया कि जब भी आप किसी का, कई बार क्या होता है ना कि हीरे को चमकाने के लिए उसको तराशना पड़ता है, और पिता वो किरदार निभाता है। तो मैंने उसी पर लिखा था कि मैं अपने बेटे से कह रहा हूँ, जो मेरा बेटा अभी पैदा हुआ, उससे मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें नहीं याद रहेंगे, तुम्हें मैं कितना प्यार करता था। शायद तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत खड़ूस टाइप का हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अच्छा नहीं हूँ। तो मैंने लिखा था कि तुम्हें नहीं याद रहेंगे मेरे चुम्बन। एक पिता कह रहा है अपने उस छोटे से बच्चे के लिए, समझिएगा कि तुम्हें नहीं याद रहेंगे मेरे चुम्बन, नहीं याद रहेंगे तुम्हारी बंधी मुट्ठियों में उंगलियां फंसाता मैं, नहीं याद रहेगा तुम्हारी एक छींक पर उड़ती मेरी नींद, तुम भूल जाओगे मेरे कंधे पर की हुई दुनिया की सैर, तुम भूल जाओगे तुम्हारे गालों पर मेरे हाथों का स्पर्श, भूल जाओगे तुम्हारे अंदाज में मेरा तुतलाना, नहीं देख सकोगे मेरा एक टक तुम्हें देखना, नहीं देख पाओगे बेटा तुम बहुत कुछ जिसमें मैं कुछ कुछ तुम्हारी माँ जैसा लगता, बेहद कोमल। मैं जानता हूं नहीं बन पाऊंगा तुम्हारी पसंद एक लंबे समय तक, शायद तुम्हारे पिता बनने तक, क्योंकि मैं मिलूंगा तुम्हें जबरन धूप में तपाता हुआ, दिखूंगा तुम्हें पथरीले रास्तों पर अकेला छोड़ता हुआ, दिखूंगा तुम्हें सहारे के बिना चलना सिखाता हुआ। पीड़ा मुझे भी होगी, लेकिन मेरे बेटे तुम्हें निखारने का मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। मुझे प्रतीक्षा रहेगी उन क्षणों की जब तुम समझोगे मुझे और मेरा बहुत कुछ अनकहा। बहुत आपने एकदम डेप्थ में लिखी है वो चीज़ें, जो एक छोटा जब बच्चा होता है तो उसका पिता उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार बिल्कुल करता माँ है। की तरह, क्या बात कही आपने, बिल्कुल आपने एक शब्द में कह दिया, वो माँ की तरह उसको वो रखता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो उसको क्या, उसकी और जिम्मेदारियां होती हैं, उसके और चरित्र निभाने होते हैं, और इस तरीके से वो बनता है। लेकिन सोचिए वो भी था, हम तो उसके बेटे ही हैं ना, क्यों प्यार नहीं करेगा, क्या वजह होगी ऐसी। उनको अगर ऐसा कहते हैं कि परिवार में किसी ना किसी को डर बनाना होता है, तभी बच्चे सही दिशा में निकलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अगर पिता ही वो रोल नहीं निभाएगा तो माँ वो रोल चाह कर भी नहीं निभा पाएगी, क्योंकि वो कोमल होती है, वो कठोर नहीं बन सकती। पर एक पिता ही ऐसी शख्सियत है जो सामने से दिखाते हैं कि नहीं मैं बहुत कठोर हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। इनफैक्ट बच्चे उन्हें
जो लड़के होते हैं उन्हें हक करने में भी ऐसे बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने पिता को कभी हग ही नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल इस बिल्कुल। बात का जिक्र जाकिर खान ने भी किया था हाँ कि मैं हाँ, कभी भी अपने पिता को गले नहीं लगा गले नहीं पाया। लग पाया मैं, मतलब ये एक ऐसा रह जाता है। मैं क्या बताऊं, आज जब मेरा बेटा हुआ, आज मेरे पिताजी पैरालाइज हो गए और घर का बड़ा बेटा हूं, तो आ, जब वो पैरालाइज हुए तो उस दिन समझ में आया कि उन्होंने क्या संभाल के रखा था अपने पीछे। मैं कितना सुरक्षित था, ऐसा लगता था कि चाहे कितनी भी बारिश अंदर तूफान आ जाए मुझे छू ही नहीं सकता। और जब उनका पैरालाइज होना, उनका उस तरीके से होना, वो कई तरीकों से मुझे वो किया। और तब एक समय पे बात याद आती है कि वो मुझे पढ़ाने पे, सबको बहुत, हमारे घर के सारे बच्चों को पढ़ाने पर उनका बहुत रहता था। तो अब मुझे लगता है कि उनका होना क्या था, और आज जब थोड़े असमर्थ हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं, वो सब समझ में आता है। और जब आज मैं खुद पिता बना हूँ, तो ये जो कविता थी मैम, मेरे जब बेटा मेरा जब हुआ था उसके बाद ही आई कि कल को ये भी अगर मैंने मन में सोचा कि नहीं इसको तो मैं ऐसा करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा नज़र कड़ी रखूँगा ताकि ये बेहतर रहे, नहीं तो फिर ऐसे। तो जब मैं ये सोचा तो मैंने सोचा कि मेरे पिता क्या कर रहे थे, फिर वो भी तो यही कर रहे थे। और सच में नहीं, हर एक पिता एक ऐसा रोल निभाता है जो हम सोच भी नहीं पाते, जो हम और सोच भी हमें नहीं पता सकते। चलता है तब जब हम एक उम्र में आ जाते हैं। क्योंकि एक दौर का तो अंतर होता ही है, और जब उम्र निकल जाती है। अच्छा, एक बात और भी है, जितने भी लोग लिसनर हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि टाइम अभी है अपने पिता को समझने का, अपने पिता को प्रेम करने का। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं नहीं सर बोल रहे हैं भाई, सबके पिता ऐसे नहीं हैं, पर पिता प्रेम करते हैं। दिखाते नहीं है, हाँ, पर करते हैं। करते हैं। बिल्कुल इमोशनल कर दिया आपने ये बोल के। मैंने ये सुना था कि शशि थरूर जी ने, जो इतने बड़े डिक्शनरी किंग हैं, उनके शब्द इतने बड़े बड़े हैं कि लोग डिक्शनरी में भी उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। उन्होंने आपकी एक कविता या फिर आपकी हाँ, किसी चीज़ को ट्वीट किया था, वो क्या था? वो मेरी कविता थी, मैंने प्रभु श्री राम के संघर्षों पर लिखी थी। जैसा कि आप समझ ही गई कि मैं मोटिवेशनल ज़्यादा लिखता हूँ, तो मैंने भगवान श्री राम के जीवन से, संघर्षों के से लेकर के मोटिवेट करने का प्रयास किया था। वो मेरी कविता काफ़ी चली थी, और तब तो उस कविता में और एक बहुत ही ऐसा हुआ कि जब ट्वीट जो उन्होंने अचानक से एक दिन मेरे पास ट्वीट आ गया, दिखने लगा, लोग बोलने लगे कि संदीप जी, शशि थरूर जी ने आपकी कविता ट्वीट की है, और उन्होंने लिखा था, यदि राम सा संघर्ष हो, कवि संदीप द्विवेदी की यह कविता पढ़ने लायक है। ऐसा करके हिंदी में लिखा था उन्होंने। वो मेरे लिए सोचे कितना एक, आप खुद ही बोल रहे हैं डिक्शनरी किंग बोला जाता है, और एक बहुत ही अलग तरह के व्यक्तित्व हैं वो, तो उनसे ये सुनना अपने लिए भी बड़ा गौरव का विषय होता है। तो वो एक रहा, वो प्रभु श्री राम जी की कविता थी, मैं सुना देता हूँ आपको कि हम देखिए, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आए तो उस मुश्किल से निकलने का एक रास्ता यह भी है मैम कि हमें कोई ऐसा दिख जाए जिसने अपने जीवन में हमसे ज़्यादा मुश्किलें सही हो, तो अपने को थोड़ा सा बुरा नहीं लगता और हम उससे लड़ने की हिम्मत आती है। लेकिन दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो ये वाला सीन हो जाता है। तो जब हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई संघर्ष आता है, तो हमारे सामने जब एक चरित्र उभर करके सामने आ जाता है प्रभु श्री राम का, जिनकी पूरी जीवन यात्रा में आप देखेंगे उनकी कहानियों में संघर्ष ही रहा, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट चलता ही रहा। तो उससे जो हमें सीखने को मिलता है कि जब भी आप वो कविता पढ़ें तो उसमें रहेगा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। ये कविता के अंत में पंक्तियां आती हैं और ये बताते हैं कि जैसे ही आपके मन में आएगा नहीं हम कहीं नहीं टिक सकेंगे, जो उनके साथ ऐसा हुआ तो नहीं टिक सकेंगे, और जैसे ही आपने कहा नहीं टिक सकेंगे, अरे तब तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूँ, रास्ते निकलते हैं। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। भगवान श्री राम का चरित्र समझिएगा 4 लाइनों में। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। सोचिए आप कहीं सिलेक्शन हो जाए, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं, कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाए, कहीं पर आप चयनित हो गए, आपका शुरू में नाम आपने देखा जानवी जी की, आपका नाम यहाँ पे है, तो अब आप पूरा दिन पार्टी कर लिए कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, सब बिल्कुल मजे से, अब क्या चाहिए सब कुछ। लेकिन एक दोस्त आपका वहीं पे देख के बोलता है, अरे जानवी तुम्हारे पापा का नाम यहाँ पे अलग है, तुम नहीं हो शायद, ये कोई और है जानवी, आपका क्या हालत होगी, आपकी क्या हालत होगी। सोचिए मनस्थिति कैसी हो जाती है। और वहां पे जिस राजकुमार को राजा बनाया जाना है, उसको अगले ही पल वलकल वस्त्र धारण करके वनवास जाना हो गया।
पर कथा आती है कि उनका धैर्य देखिए, कोई फर्क नहीं, वन और वाटिका एक है। पिता दीन मोहि कानन राजू, वो उस नजरिए को लेते हैं। माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। उन्होंने कहा कहाँ किया मैम, उन्होंने तो मुझे जंगल का राज दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है। माँ कहाँ कह रही हो, उनको जंगल का और विस्तृत लगता है। उन्होंने तो मुझे बड़ा होने के नाते मुझे इतना बड़ा वो दिया है, तो ये कहाँ कह रही हैं, उन्होंने तो मेरे अच्छा किया। ऐसा नजरिया, ऐसा धैर्य ऐसी परिस्थितियों में। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद में सोचो स्वयं को, प्रश्न है इस द्वंद में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। ऐसे करके बहुत सारी पंक्तियां हैं इसकी, कि जैसे एक और सुना देता हूं आपको इसी की, कि प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। सब चाह रहे थे, कथा आती, कहते हैं कि जब वो वनवास के लिए चलते हैं तो पूरी प्रजा रोकने लगती है उनको, कोई जाने नहीं देना चाहता। नहीं, राजकुमार राम ही राजा बनेंगे, राजा का बड़ा बेटा ही तो राजा बनता है और पूरी काबिलियत है, उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा। सब रोकने लगते हैं। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता। भाई पिता, आपने वचन दिया था, आपने लिया था, आप जानो, हमसे क्या मतलब। आप कुछ भी कह दोगे, कह सकते थे ना। आज तो हमें थोड़ा समर्थन मिल जाए तो हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में आप कुछ होने वाले हैं और एक क्षण में कुछ हो जाए। प्रश्न है, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। बहुत बेहद खूबसूरत कविता थी, तभी शशि थरूर जी ने खुद से आपको ये ट्वीट किया। क्योंकि राम जी का जो ऑरा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और एक आपको ऐसा ही राजा एक प्रजा डिजर्व करती है, जो जिस तरीके के राजा वो थे, त्याग और एकदम सच्चे। हाँ, उनके जीवन में देखिए ना कितने ट्विस्ट रहे, कभी भी और एक उदाहरण रखते रहे। तो वो तो बिल्कुल, जब भी आप कोई डिमोटिवेट कर हो, कुछ ऐसा हो, अगर कोई आपको ना दिख रहा हो तो वहाँ पे प्रभु श्री राम को चरित्र याद कर लेंगे तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। उनके ऊपर सोचिए, जब माता सीता का हरण हुआ तो उसके बाद से वो चाहते तो भैया कहते थे कि कदमों के निशान तक नहीं थे, तो भाई अब चला ही गया तो छोड़ दे, अब कहाँ ढूंढे, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखते बैठ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि दुखी होता है मन टूटता है, बुरा लगता है, पीड़ा होती है, मुझे भी पीड़ा होती है, सबको पीड़ा होती है, लेकिन आगे बैठ नहीं जाना है, चलते जाना है। और देखिए वहां उनका वो फैसला कि नहीं, ढूंढने निकल पड़ूंगा, मुझे माता सीता को लेके आना है। और वो चले तो क्या कारवा बन गया। रावण ने सिर्फ 2 देखा था, 2 जानता था, कौन, राम और लक्ष्मण। उसने जब देखा कि समंदर किनारे कितने 2 लाख हो गए, और कैसे, बस उन्होंने चलने का फैसला लिया तो पूरा कारवा बन गया। तो ये सब मैसेज है उनके पूरी जीवन यात्रा से। अच्छा, आपने महादेव पे कुछ लिखा है? महादेव पे तो कुछ नहीं लिखा है, पर आप प्लीज जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ना भोपाल से हैं, जैसे आपने बोला, भोपाल की कुछ ऐसी फेमस चीज या जो भी कुछ खाने का हो, क्या फेमस है वहाँ पे? आप अगर वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे कोई नाश्ता नहीं कहता, वहाँ पे कहता चलो पोहा जलेबी खाते हैं। पोहा से कुछ याद आया? इंदौर भी पोहा, इंदौर से पोहा याद होगा। मतलब पोहा इंदौर में भी बहुत चलता है, हमारे इधर भी पोहा बहुत चलते हैं। तो भोपाल में महाराष्ट्र का पोहा भी थोड़ा अलग होता है। हाँ, तीखा होता है, उसमें तरी डालते हैं। नहीं, पोहा से याद है कि एक आदित्य कुलश्रेष्ठ हैं, वो कॉमेडी करते हैं। हाँ। एक नाम है उनका, जी, उनके बारे में कुछ बताएं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा उनको परिचित नहीं हूँ उनसे। हाँ, पर जरूर करते होंगे। बहुत बड़ी हस्ती हाँ, ये मुझे जानना चाहिए, मैं जरूर जब यहाँ से जाऊँगा तो मैं जरूर। कुल्लू उनको कहते हैं लोग। अच्छा, आप पता नहीं क्यों ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन होंगे, मैं जरूर सुनूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप आज जैसे शुरुआत हमने की थी यूपीएससी एस्पिरेंट से, मोटिवेशन से, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ कि आपको फील हुआ हो कि आपकी बुक पढ़ के, आपकी कविताएं पढ़ के
जो एस्पिरेंट्स हैं वो मोटिवेट हुए हैं? ऐसे तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो किताब जब जाती हैं तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि भैया आपकी ये कविता मैंने पढ़ी अभी और मुझे ऐसा लगा, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था उस समय मुझे ऊर्जा मिली, आज मैं एग्ज़ाम दे कर के आया और लेकिन एक फेलियर अपने साथ हो गया जिसकी वजह से मैं बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा था। तब आपकी कुछ कविताएं सुनी तो उससे बदलाव आया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, मैं हमेशा मुझे बहुत ही वो करता है कि जब मैं आफ्टर बीटेक मैं जॉब के लिए गुजरात गया तो वहाँ पर काफ़ी सारा शुरू था जो करता है हर लड़का, हर मिडिल क्लास जो करता है, रिज्यूमे भेजता है। मैंने भी ढेर सारे रिज्यूम और कोई रिस्पांस नहीं आता था, मन खुद हारा हुआ था। उस समय थोड़ा थोड़ा लिखता था, यूट्यूब पर मैं एक्टिव था, यूट्यूब पर ही मेरी शुरुआत हुई वहाँ से ही। तो वहाँ पर से एक लड़के के पास मेरा नंबर रहा होगा कैसे भी करके, तो मैं खुद बहुत परेशान था, गर्मी थी और जा रहा था कहीं रिज्यूमे पहुँचाने। तो जाते जाते मन मतलब समझ नहीं, पसीना पसीना होना, सामान्य सा बस इधर उधर और किसी चौराहे के आसपास शोरगुल भीड़ धूल, इस तरह के माहौल में जब आप जा रहे होते हैं तो उस समय मन हारा हुआ है क्या होगा। उसी समय पे एक लड़के का फ़ोन आया, बोला संदीप सर बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ बोलो भाई कैसे हो। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मैंने कहा मैं ठीक हूँ बताओ। बस थोड़ा सा आज अच्छा नहीं फील कर रहा था, सोचा भैया आपको लगा लूँ फ़ोन तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है और भैया जिस तरीके से आप उसको बोल देते हैं, जिस तरीके से आप उसको कह देते हैं वो पूरा मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ ऐसा करके। और फिर उसने कहा कि बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मतलब ढेर सारी बातें उसने करी, मुझे बहुत समय हो गया। तो इस तरीके से जब उसको कह दिया तो मुझे ऊर्जा मिल गई कि यार कोई किसी को ऐसा ये चीज़ अगर असर कर रही है। और अचानक से मुझे यार चलो ठीक है भाई, सबके जीवन में है, सबके जीवन में अपना अपना संघर्ष है। तो ऐसे कई इंसिडेंट अगर आप मुझसे तुरंत पूछती तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहे, बहुत सारे जैसे मैसेजेज आते हैं यूट्यूब पर आते हैं या कि कहीं पर भी किसी का कुछ भी ऐसा तो चलता ही रहता है। जी तो जी विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने बड़े बड़े नाम हैं हाँ और हाँ इतने सफल हो चुके हैं वो अरे लोग, जी जी। उन पे अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो क्या लाइन ही होंगी, वो क्या शब्द होंगे? आपने विराट कोहली जी का नाम लिया, विराट कोहली जी की एक फ़ोटो देखी थी मैंने जब वो बचपन में किसी से अवार्ड ले रहे थे छोटा सा। फिर वो देखा था कि एक स्कूल का अवार्ड था वो जहाँ पे उनको एक सर्टिफिकेट मिल रहा था। और एक तब वो आया कि जब बाद में जब वो एक इस तरीके से उपलब्धियों में हैं तो मुझे उनको देख करके एक मैंने कविता लिखी थी कभी कि उनको कहना चाहिए मुझे कि मतलब मैं उनको अगर कोट करूँ, उनको डेडिकेट करूँ तो मैं कहूँगा कि मिला नहीं कुछ पल भर में एक दौर इसी में बीता है, मिला नहीं कुछ पल भर में एक दौर इसी में बीता है, बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। एक लंबा और ये भी होता है कि जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो आपने कहा तो मुझे ये तुरंत उनके लिए लाइन मुझे लगता है कि फिट बैठती हैं इन दोनों योद्धाओं के लिए। बिल्कुल सटीक है उनके लिए। और पीएम मोदी की शख्सियत पे क्या कहेंगे आप? ये सारी पंक्तियां तो उन्हीं के जैसी है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस पट्टे ने खाई ना हो मिट्टी किसी अखाड़े की, वो बेचारा क्या जानेगा दांव कहाँ से आते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से वो जुड़ पाते हैं सबसे, किसी को भी वो अलग नहीं लगते, किसी को भी डिफरेंट नहीं लगते, वो लगते हैं कोई अपने हैं। जैसे वो बच्चों से बात करते हैं, जैसे उनकी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो वो शुरू करते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ना करें तो भी काम चले, उनकी राजनीति मतलब तो भी और बहुत अपना जो भी है मेरा उसमें लगाव नहीं, लेकिन उनके कुछ कामों में उनका मुझे इतना बढ़िया लगता है। उनकी जो एक्टिविटी है वो बड़े प्रेमवश, जैसे बच्चों से बात करना, मोटिवेट करना, उनकी आप स्पीच अगर आप सुनती होंगी कितना बढ़िया तरीके से वो युवाओं के लिए सबके लिए, और उनका दृष्टिकोण जो है वो कितना विकसित, मतलब ऐसा कि एक कहते हैं ना कि हर जगह पे इस तरीके के ऐसे लोग नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं, वो हर चीज़ स्वीकारते हैं कि हाँ ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर मैं ये कहूँ कि जितना उन्होंने उतार चढ़ाव देखा है अपने जीवन में, जिस तरीके से वो अपने आप को करके लाए हैं, तो इनके लिए भी वही जो लाइन है कि मिला नहीं कुछ पल भर में एक दौर इसी में बीता है, बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। तो जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आपने कई कविताएं लिखी हैं, आपने उन्हें कई मोटिवेशन दी है, और क्योंकि आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को ऐसा क्या एक मंत्र देना चाहेंगे या फिर कुछ एक ऐसी मोटिवेशन जिससे वो मोटिवेट हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि
जीवन में दो चीजें आपको रखनी चाहिए, विश्वास और अभ्यास। दो है। विश्वास यानी अपने आप पर विश्वास, और अभ्यास अपने काम पर अभ्यास। विश्वास का अर्थ मैं जब कहता हूं तो मैं कहता हूं कि विश्व धन आस, जिस पर पूरे विश्व की आस टिकी हो वो है विश्वास। और अभ्यास अभियास, बस ऐसे मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। अभियास मतलब लगे रहो। तो जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर विश्वास करिए और जो काम कर रहे हैं उस पर बढ़िया अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है कि सफलता के लिए बस यही चाहिए। और जब आप अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, जब विश्वास कर लेंगे, तो जो चीजें चाहिए सब मिलेगी, क्योंकि आप रास्ते खोज लेंगे। जब आपके अंदर प्यास होगी तो आप खोज लेंगे। ये तो सिंपल सा सबके साथ होता है। तो विश्वास और अभ्यास, दो ऐसे। और मैं हमेशा लोगों को फोन देता हूं, अपने जो दोस्त हैं उनको एक फोन देना चाहता हूं। फोन यानी PHONE, पी यानी पेशेंस। ये जीवन भर काम देंगे। आपका फोन हैंग हो जाएगा, समय के साथ में खराब हो जाएगा, लेकिन ये फोन आपको हमेशा कहीं ना कहीं तरक्की देगा। पी यानी पेशेंस, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। एच यानी ऑनेस्टी, अपने काम के प्रति आपको ईमानदारी, डेडिकेशन होना चाहिए। ओ यानी अपॉर्चुनिटी, अवसर। कोई छोटा सा भी अवसर आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है। पता नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। अवसर इतना छिप के आता है, इस तरीके से आता है कि आपको पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा अवसर बनने वाला है। आज आपसे हमारी आपकी बातचीत हो रही है। इस बातचीत का कौन सा हिस्सा मुझे किस तरीके से क्या लोगों को पसंद आ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक छोटी सी चीज, छोटी सी बात, तो कोई भी अवसर हो, थोड़ा सा हो, छोटा सा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसको पूरे तरीके से भुनाना चाहिए। मैं हमेशा कहता भी हूं कि अवसर को मैं बिल्कुल दूसरा भगवान कहता हूं इस धरती में। वो ईश्वर, क्योंकि हम लोग क्या है, ईश्वर एक तरीका अपनाता है आप कुछ देने का, वो आपको अवसर देता है। उस अवसर को पकड़िए और वो आपको आगे की तरफ ऐसे खींच लेगा। तो ओ से होता है अपॉर्चुनिटी, और एन से होता है कि नेवर गिव अप और नो एडिक्शन। किसी भी तरीके का नशा मत करिए, किसी तरीके का व्यसन मत पालिए। आपके भीतर जो आजकल काफी चलता है, मैं इसलिए इसको नो एडिक्शन जोड़ देता हूं कि आपको बुरी लत नहीं होनी चाहिए। आजकल जो चलता है आज बहुत सारी, इनसे ऊपर होना चाहिए। और ई, एंजॉय एवरी मोमेंट। मंजिल तो आपको मिलेगी, उसका आनंद आएगा, लेकिन सफर में आपको लंबे समय तक रहना है। तो सफर का आनंद लीजिए तो सब कुछ आनंद है। जहां तक भी पहुंचेंगे तो आनंद आनंद में पहुंचेंगे। तो मैं तो बस यही कहूंगा अपने दोस्तों को, युवाओं को। बिल्कुल, जैसे आपकी बुक है, आप और भी कोई बुक लिख रहे हैं? हाँ, एक मेरी दूसरी किताब आ रही है, क्लास बाय बड़े भाई। क्लास बाय बड़े भाई। मैं एक बड़े भाई के तौर पे अपने जो युवा हैं उनके सामने गद्द फॉर्म में अपनी बात रख रहा हूं। तो एक तरीके से एक बड़ा भाई बात कर रहा है छोटे भाई से, वो पूरी किताब है। मतलब वो पढ़ करके बड़ा अच्छा लगेगा आपको। एक तरह से आपको मैं ये बनाना चाहता था कि वो किताब आप अपनी टेबल से हटा ना सको, जो आपके पास हमेशा रहे, वो उस तरीके की किताब है। और जैसे एक बड़ा भाई आपको समझाता है आपके जीवन के लिए, वो टोटली उस तरीके की है। बस 1-2 महीने में आएगी क्लास बाय बड़े भाई। बिल्कुल, हम जरूर पढ़ेंगे। तो इस पॉडकास्ट को सम अप करने से पहले आपकी एक फेवरेट कविता, आपकी कोई फेवरेट लाइन हम सुनना चाहेंगे, प्लीज सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में हमेशा ऊंचे लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, अगर हमने छोटा सा ही लक्ष्य बना लिया तो फिर हम उसी के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। अगर उतने ही जी जान एक अच्छा लक्ष्य बनाए, उस ओर बढ़े, तो भी उतने समय लगने वाला है। तो लक्ष्य आपका ऊंचा होना चाहिए, ध्येय आपका ऊंचा होना चाहिए, सपने आपके बड़े होने चाहिए। और तब जब आप जो भी काम करेंगे बड़ा करेंगे, भले ही आपको मिल ना पाए। तो मैं पंक्तियां इस तरीके से लिखा था कि मिल ना पाए बात अलग है, जो आप बनना चाह रहे हो नहीं बन पा रहे हो, वो बात अलग है। मिल ना पाए बात अलग है, पर सपनों का साथ अलग है। मिल ना पाए बात अलग है, पर सपनों का साथ अलग है। तपन तो मन में भर सकते हो, नहीं हो सूरज बात अलग है। खुद में धूप समाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है। जो नदी है, वो नदी कहां जाना चाहती है? सागर से मिलना चाहती है। अगर हम उसे कहेंगे घाट में जाके उसको रहना, नहीं थोड़ी, वो तो सागर के लिए चली है। जो पढ़ता है पढ़ता है। तो लक्ष्य जो नदी का है वो तो सीधे
आगे जाने का है। लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़ी है। अरे उसको तो सागर बनना है, उसको तो बादल बनना है। वही ढंग अपनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। मोती चुनने वाला कोई तट पर कभी न मिलता है, मोती चुनने वाला कोई तट पर कभी न मिलता है। मन लहरों सा ऊपर कर लहरों के भीतर चलता है। जिस तक जाना मुश्किल हो, जिससे टकराना मुश्किल हो, वहां अपधाक जमाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। बेहद खूब है। और सही बात है, आपका टारगेट अगर सेट रहता है ना तो आपको उस मंजिल तक जाने में आसानी रहती है। बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप अगर हमें यह पता था कि हमें इंडिया न्यूज में आना है, यहां पर जाकर के इंटरव्यू देना है, तो मैं क्यों गाड़ी पकड़ूंगा प्रगति मैदान की ओर। बिल्कुल। तो जब एक लक्ष्य सेट होता है तो आप उसी तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तभी सारे एक्टर्स का, आपका भी कुछ लक्ष्य सेट कर रखा होगा आपने कि आपको लोगों को मोटिवेट करना है। इतनी जो युवा पीढ़ी है उन्हें आपको इतना मोटिवेट कर देना है कि वो अगर हार भी जाएं तो कभी बैठ जाएं थक कर, तो उन्हें लगे कि नहीं नहीं अभी बहुत कुछ जिंदगी में है। जब वो कभी बन सकते हैं, जब लोग बड़ी बड़ी नौकरियां कर सकते हैं, कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल मैम, मैं तो हमेशा मेरा जो ध्येय बन गया, बनता गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे एक यात्रा समझ बढ़ती जा रही है, ढेर सारी गलतियां की हैं, गलतियों से सीखता रहा हूं, और सीख करके जिस यात्रा में अब मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि मुझे युवाओं के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा सहज होता हूं, तो उनके लिए जो मैं बेहतर अपनी सफलताओं असफलताओं से, अपनी उपलब्धियों से, या कि अपने जो कुछ भी उतार चढ़ाव रहे उनसे जो सीखता हूँ, जो मैंने बड़ों से सीखा समझा है, उसको उन तक रखने का प्रयास करता हूँ। अगर उनको लगता है कि शायद मैं कुछ उनको पसंद आता है तो उसमें कुछ बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। मुझे समाज सेवा में थोड़ा सा बहुत लगाव है। अभी तो कुछ, अगर आप इसको समाज सेवा ही है, लेकिन कुछ और करना चाहता हूँ। अब देखिए, कुछ ट्रस्ट जैसा ओपन करने का विचार है, और ये यात्रा चलती रहेगी, आपके साथ बात होती रहेगी। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग गलतियाँ करते हैं, गलती करने के बाद कई लोग होते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं कि हमसे गलती हो गई है, पर वो उसको सह नहीं पाते। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई कविता है जो उन लोगों को मोटिवेट करे जो गलती करते हैं बट उन गलतियों को सह नहीं पाते? मैं ऐसा मानता हूं मैम कि ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाले डिसीजन होते हैं, क्योंकि ये जीवन खुद ही आपका सीमित है। जो आप आज कर रहे हो ये एक न एक दिन होना ही है। जब वो एक पैटर्न पे होना ही है तो जब तक खेल सकते हो खेलो ना। कभी भी, कई बार आपको होता क्या है, कई बार हमें हारा भी रहना होता है, कई बार हमें बिना मन का भी रहना होता है, कई बार कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते जो हमें पसंद नहीं होते, और गलतियां, हम मनुष्य ही हैं तो हम तो गलतियां हो ही जाती हैं। गलतियां दोहराएं ना, ये प्रयास करें, और हार जीत बाकी सब चलती रहती है। अब तो ये तो बात ऐसी हो गई कि पिछली बार नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेकर के आए तो बहुत बढ़िया, अगली बार सुसाइड कर लें। हाँ, ये तो ऐसी बात हो गई। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही वहां पे कि इस बार अपने देश का राष्ट्रगान नहीं बजवा सका, लेकिन अगली बार फिर प्रयास करूंगा और फिर करूंगा। ये जो ऊर्जा होती है ना, ये चीज चाहिए। तो कई बार क्या होता है मैम, हमें ये जीवन खत्म करने के बजाय कई बार ये मानना पड़ेगा कि हमें हारा भी रहना होता है। मैंने पंक्तियां लिखी थी कि कठिन समय धीरे छटता है, धीरज भी मन से हटता है। कई बार ऐसा होता है कि कठिन समय तो मुश्किल से, कितना वक्त वो कितना मुश्किल होता है, कठिन समय धीरे छटता है, धीरज भी मन से हटता है, लेकिन रोना कहां सही है, पाना खोना कहां नहीं है, हंसकर सब सहना होता है, बेमन भी रहना होता है, कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूं कहना होता है। मेहनत भी हारा करती है। कई बार हमारी मेहनत भी करते हैं लेकिन नहीं मिल पाता। मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है, कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है, लेकिन नहीं निराशा रखते, नहीं स्वयं को प्यासा रखते, हारा भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है, कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूं कहना होता है, अच्छा हूं कहना होता है। तो ये मतलब कई बार आपको हारा भी थोड़ा सा सब बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में हमने भविष्य थोड़ी देखा है। आज हम अपने कुछ प्रेडिक्शन के साथ में चल रहे हैं, कुछ अनुभवों के साथ में चल रहे हैं, और ये उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहेगा। कोई एक गिना दीजिए जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। तो ये तो ऐसा हुआ कि उनने जब कुछ नहीं किया और आप कर रहे हैं तो कमजोर तो आप हो गए।
तो आपको कमज़ोर थोड़ी ही साबित होना है, आपको तो मजबूत होकर के जाना है ना। तो आप मजबूत करिए, हार जीत से आपकी मजबूती कमज़ोरी नहीं आकी जाएगी। आपने हार नहीं मानी है, आप लड़ते रहें, इससे आपका है, ये आप विजेता हैं। नहीं, मैं तो आपकी सारी बातों से, क्योंकि जो जो आपने बोला और कविताएं सुनाई, उन सबसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मैं तो हार नहीं मान सकती, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे डट कर उसका सामना करना है। और उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें लोग देख रहे हैं, वो भी आपकी उन्हीं बातों से मोटिवेट होंगे, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स में कई ऐसे केसेस आते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि, वो इतना हार मान जाते हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि वो कुछ करें, बस थक कर बैठ जाते हैं कि अब बस बहुत तैयारी कर लिया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूं मैम कि आपके साथ, आप जब पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आपने तैयारी करी है तो मुझे नहीं पता आपके साथ बेहतर क्या होगा, पर अगर आपने पूरा डेडिकेशन दिया है तो आप कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। और जीवन में दो लोगों को हमेशा आइडल मान के रखें, वो है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कर्ण और अर्जुन, दो कैरेक्टर। जब भी आप मुश्किल में हो तो आप कर्ण को आइडल मान लीजिए। उसने किस तरीके से अपने आप को साबित किया, और आज देखिए महाभारत में याद किए जाते हैं। और हमारी संस्कृति हार जीत से कहीं ऊपर है, वो हर व्यक्ति का अपना पर्सनल भी देखती है। आप सोचिए, कौरव विलन पार्ट है ना महाभारत में, कहा जाए तो कौरव एक तरीके से कहा जाएगा कि अपोजिट है, जो कि भगवान के हिसाब से नहीं है। लेकिन वहां पर भी हम अपने बच्चों का नाम कर्ण और भीष्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। तो कहीं पर भी निराश नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सफलता मिलती है। बिल्कुल, सबको सफलता मिलेगी। और हमारे व्यूवर्स भी ये बात समझ रहे होंगे कि आपको जहाँ पे भी थोड़ा सा लो फील करें, आपको ये पॉडकास्ट देखना है, आपको संदीप द्विवेदी जी की कविताएं पढ़नी है, उनकी बुक तो डेफिनेटली पढ़नी है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, और आपके साथ में बड़ा सहज रहा। बहुत आपने अपने सवालों के साथ में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस किया मैंने बात करते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। धन्यवाद आपका।